शायद जब आदमी जो है कबीलों में रहता था या एक आदि मानव की तरह अपना जीवन जीता था जी। तो उस समय संभवतः ये मुखौटे जो है जानवरों के आखेट के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। मुखौटा निर्माण या लकड़ी की कलाकृति में मेरा बचपन से शौक भी रहा है। विशेष करके मुखौटा निर्माण और परिधान की प्रेरणा मेरे बड़े भाई श्री जोगिंदर सिंह हादी जी। और श्री विद्यानंद सरेख जी जो एक वरिष्ठ लोक कलाकार हैं, लोक साहित्यकार हैं, उन्हें मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। अब तक हम देखते हैं कि पारंपरिक शैली के जो हमारे मंदिर हैं जी। उसमें काष्ठ कला का जो कितना अच्छा कारीगरी हम देख सकते हैं। तो उसने कहा कि तुम मेरा जो है सर काट दो और मैं अपना सर जोड़ के दिखाऊंगा। फिर पहले तो उन्होंने इनकार किया जी। जब नहीं माना कि मैं अपना सर जोड़ के दिखाऊंगा तो उसने क्या किया कि वो जड़ जो है वो अपने गले में टांग दी। हमारी मुखौटा बनाने की पारंपरिक शैली क्या है? क्योंकि हमारी एक पारी की मेहनत जो है वो सारी क्योंकि उसको सारी बेकार हो गई थी जी। तो पुनः इस पर काम करना शुरू किया और आशा की एक नई किरण आई। इसका निर्माण हमने जब किया तो हम गांव से भी दूर चले गए क्योंकि खालों में बाल होते हैं, सारे गांव में उड़ते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि आप क्या काम कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर दिया है और आप लोग जो है वो ये अजीब काम शुरू कर रहे हैं, आप शाकाहारी हैं, किस तरह ये काम कर रहे हैं और आप एक राजपूत खश कनेत परिवार से संबंध रखते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ गोपाल हाबी जी हैं। गोपाल हाबी जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज की इस परिचर्चा के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी दर्शकों से मुखातिब होने का मौका मिला है। गोपाल जी, आज हम बात करेंगे मुखौटा निर्माण और इसके परिधानों के निर्माण पर। जैसे कि आपने मुखौटा निर्माण किया, परिधानों का निर्माण किया, इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो एक लोक गायक है, लोक नर्तक है और नाट्य अभिनेता भी है। आपकी इस विषय में किस प्रकार रुचि बढ़ी? आपने इस विषय को क्यों चुना? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक लोक कलाकार हूँ। लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य अभिनय से जुड़ा हुआ हूँ और मंचीय प्रस्तुतियों से पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। चौड़ेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल में एक सक्रिय सदस्य कलाकार होने के नाते पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मुझे अपनी प्रस्तुतियां देने का मौका मिला है। और मैंने इस विषय को क्यों चुना, इसके पीछे कारण यह रहा है कि ऐसे लोक नृत्यों पर जो विलुप्त प्राय हैं, जिनका आज समाज में अस्तित्व खत्म होने की कगार पर था, तो ऐसे नृत्यों के लिए परिधानों का निर्माण करना है, मुखौटों का निर्माण करना है, कारीगरों की आवश्यकता थी। और कारीगरों के अभाव के कारण या युवा कारीगरों की इस क्षेत्र में रुचि के अभाव के कारण मुझे स्वयं इस पर कार्य करने के लिए विचार करना पड़ा और ऐसी आवश्यकता महसूस की कि यदि इस क्षेत्र के कारीगर नहीं मिलेंगे, इस काम को करने वाले कारीगर नहीं मिलेंगे, तो मुझे स्वयं इस पर कार्य करना चाहिए। क्योंकि मैं एक लोक कलाकार हूँ, लोक नृत्य भी करता हूँ और लोक नृत्य में किस तरह के मुखौटे, किस तरह के परिधान बन सकते हैं, तो मैंने ये विचार किया कि एक कलाकार एक कारीगर से शायद ये बेहतर तरीके से जान सकता है, ये बेहतर
जान सकता है कि किस प्रकार से लोक नृत्य के लिए मुखौटे और परिधानों का निर्माण किया जा सकता है। गोपाल जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, क्योंकि आप एक युवा कलाकार हैं और इस क्षेत्र में आपको संगीत नाटक अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, और आप इस क्षेत्र में जो आप आए, आप किसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? मुखौटा निर्माण या लकड़ी की कलाकृति में मेरा बचपन से शौक भी रहा है जी। विशेष करके मुखौटा निर्माण और परिधान की प्रेरणा मेरे बड़े भाई श्री जोगेंद्र सिंह हादी जी और श्री विद्यानंद सरेख जी, जो एक वरिष्ठ लोक कलाकार हैं, लोक साहित्यकार हैं, उन्हें मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं, क्योंकि उनके साथ इस एक सांस्कृतिक दल में काम करते हुए जी जब उनके प्रयास से कई विलुप्त प्राय लोक नृत्यों पर उसका संवर्धन के लिए काम शुरू हुआ, संरक्षण के लिए काम शुरू हुआ, तो वहाँ जरूरत महसूस हुई जी मुखौटा निर्माण की, चाहे परिधान निर्माण की। तो उनका जो एक योजना थी उसे कार्य रूप देने के लिए का मैंने प्रयास किया, उनके दिशा निर्देशन के मुताबिक जैसे जैसे वो मुझे बताते रहे। क्योंकि मेरी उम्र कम है और उनके अनुभव और उनकी जो वो कुछ क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा कारीगरों से मिल करके विभिन्न स्थानों पर जा करके जो कुछ वो अपने जानकारी एकत्रित करते थे, कई स्थानों पर मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला जी सर्वेक्षण के दौरान। तो इस तरह एक जो विलुप्त प्राय नृत्यों के लिए पूरा मसौदा तैयार किया जाता था कि किस तरह उसके मुखौटे बनते हैं, तो उनके दिशा निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में मैं काम करता रहा, तो उनको ही मैं अपना विशेष रूप से प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। अगर हम मुखौटे की बात करते हैं तो इसका अतीत से क्या संदर्भ है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। मुखौटे की अगर हम बात करते हैं तो अगर इसका हम पहाड़ी में भावार्थ की बात करते हैं जी तो मुखौटा यानी कि मुखड़ा, मुखटा भी कहा जाता है, अच्छा, यानी कि मुखाकृति। तो मुखौटे का जो प्रयोग है ये शायद जब आदमी जो है कबीलों में रहता था या एक आदि मानव की तरह अपना जीवन जीता था, जी तो उस समय संभवतः ये मुखौटे जो है जानवरों के आखेट के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे, शिकार के लिए इसका इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि जानवरों के एक मुखौटे बना करके उनकी आकृतियां बना करके ताकि उस और दूसरे जानवर जो उन्हें खाते हैं वो आकर्षित हो और उनका शिकार किया जा सके। इसके अलावा जैसे समय के साथ साथ जी अपनी फसलों को बचाने के लिए मुखौटों का प्रयोग किया जाता रहा, खेतों में इस तरह की आकृतियां लगा करके, जी ताकि जो जानवर फसलों का नुकसान करते हैं, फसलों को खाते हैं, वो उससे डर करके भाग जाते हैं। इसी तरह समय के साथ साथ मुखौटे का जो है हमारी जीवन के साथ या हमारी संस्कृति में, हमारी दिनचर्या में इसका महत्व बढ़ता गया। धीरे धीरे आदमी जो है वो पहले कबीलों में रहता था, धीरे धीरे विकसित होता गया और उसके अंदर आस्था आई। भगवान सूर्य देवता है, वायुदेव हैं, जी इस तरह जल देव की पूजा अर्चना शुरू हुई और शुरू में पत्थर को एक देवता मान करके, उसे भगवान मान करके पूजा अर्चना शुरू हुई। धीरे धीरे फिर वो एक लकड़ी की आकृति बना करके उसमें देवता की आस्था मन में उत्पन्न हुई और धीरे धीरे जब एक विकसित काष्ठ कला उभरती गई जी तो हम देखते हैं भवन निर्माण में, मंदिरों में उसका अब तक हम देखते हैं कि पारंपरिक शैली के जो हमारे मंदिर हैं जी उसमें काष्ठ कला का जो कितना अच्छा कारीगरी हम देख सकते हैं। तो जहाँ तक मुखौटा की बात है,
मुखौटा का तो हमारे लोक नाट्यों में, हमारे स्वांगों में, करियाला में इसका इस्तेमाल होता गया जी। लोक नृत्यों में इसका इस्तेमाल होता गया जी। और ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न जो है अंग बन गया। हमारी लोक संस्कृति में जो है ये मुखौटों का क्या महत्व है, आप इसके बारे में जरा हमें संक्षेप में बताएं। हमारी लोक संस्कृति में मुखौटा का विशेष महत्व है और ये अनादिकाल से माना जाता है। हमारे स्वांगों में, लोक नाट्यों में, करियाला में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, लोक नृत्यों में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है और यही मेरा मानना यह है कि यही जो है मुखौटे आज के समय में जो हम काष्ठ कला देखते हैं, चाहे वो मंदिरों में है, चाहे वो भवन निर्माण में है, जो ये सारी काष्ठ कला है, सबसे पहले इसका जो है मैं आधार जो है जी। मुखौटा को मानता हूँ। पहले सबसे पहले मनुष्य ने कलाकृतियाँ बनाई, समय के साथ साथ विकास होता गया और काष्ठकारी में, कलाकृतियों में भी सुधार आता गया और आज ये मुखौटा हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है जी। जिसे हम लोक नाट्यों में, लोक नृत्यों में विशेष रूप से प्रयोग करते हैं जी। और यही काष्ठकला के रूप में आज हमारे पारंपरिक शैली के बने हुए देवी देवताओं के मंदिरों में देखा जा सकता है। मेरा अगला सवाल है गोपाल जी कि हमारी मुखौटा बनाने की पारंपरिक शैली क्या है और आप किस तरह के मुखौटे बनाते हैं। अगर हम पारंपरिक शैली की बात करते हैं, महासुई क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो मुखौटा निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पर विशेष रूप से दो प्रकार के मुखौटे जी जो है बनाए जाते हैं, जिसमें एक तो सांचे पर बनाए जाने वाले मुखौटे और दूसरे लकड़ी के मुखौटे। जी। तो हम अगर सांचे पर बनाए जाने वाले मुखौटे की बात करते हैं जी। तो मैंने बचपन से सुना था कि जो मुखौटे बनाने के लिए माश का आटा, जिसे मशीठी हमारी स्थानीय बोली में कहा जाता है, उड़द का आटा, जी। उसका प्रयोग मुखौटा बनाने के लिए किया जाता है और इसके साथ लकड़ी का बुरादा मिक्स किया जाता है। जी। तो जब हमें ज़रूरत हुई मुखौटा निर्माण की जी। तो मैंने इस तरह के मुखौटे बनाए। सबसे पहले माश के, उड़द के आटे के मुखौटे बनाए। हालांकि इसके मुखौटे भी अच्छे बनते हैं, परंतु जहाँ तक मैंने महसूस किया कि ये मुखौटे इतने पक्के नहीं होते हैं। अगर जगह जगह पर आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हैं, ले जाना है, आने जाने में ये मुखौटे टूट सकते हैं और इसमें अनाज होता है, कई बार चूहे भी इसे कुतरते हैं। जी। तो मैंने विचार किया कि इसको पक्का बनाने के लिए मूंज घास का इसके साथ जो है एक बार मिश्रण किया जाए जी। तो शायद इसकी मजबूती बढ़ जाएगी। जी। तो फिर वो प्रयोग मैंने किया। हालांकि थोड़े उससे मजबूती इसकी बढ़ी, परंतु फिर भी वो कई बार वो टकरा करके मुखौटे टूट जाते थे। जी। फिर मैंने ये विचार किया और जानकारों से भी सलाह ली। जी। अपने मेरे प्रेरणा स्रोत जो है उनसे भी पूछा कि क्यों ना, आज आधुनिकता का युग है और ऐसे समय में हम अपने पारंपरिक व्यवस्था के साथ जो है आधुनिकता के जो हमारे पास आज फेविकॉल है उसका हम लकड़ी के बुरादे के साथ मिक्स करके जी हम क्यों ना मुखौटा निर्माण करें। जी। क्योंकि है तो वही बुरादा है, हम इसमें मजबूती के लिए जहाँ उड़द का आटा डालते हैं जी वहाँ पर हम फेविकॉल का इस्तेमाल करें। जी। तो इसका मैंने प्रयोग किया और इसके बहुत अच्छे मुखौटे बने। अच्छा। मिट्टी के सांचे बना करके हमने इसका मुखौटे का निर्माण किया जी। और ये मुखौटे काफ़ी मजबूत बने। हालांकि सूखने में इसमें काफ़ी समय लगता है जी। क्योंकि फेविकॉल जो है वो जैसे सूर्य की गर्मी पड़ती है तो ढल जाता है, फिर उसमें नमी सी आ जाती है और कई बार अगर धूप में रखने के बाद छाँव में फिर उसमें नमी आ जाती है जी। तो सूखने में समय ज़्यादा लगता है, परंतु इसका जो मुखौटा है जी वो काफ़ी मजबूत बनता है
तो एक फिर मुझे लगा कि ये काफ़ी लंबे अरसे तक ये मुखौटे चल सकते हैं जी तो ये प्रयास सफल रहा। जी अब दूसरा जो हमारा तरीका है पारंपरिक व्यवस्था के मुताबिक मुखौटा निर्माण का, वो है लकड़ी के मुखौटे। जी तो हमारी पारंपरिक व्यवस्था ये है कि मुखौटा जो है वो सिंगल पीस का होता है, लकड़ी जी। के एक पीस का होता है। जी जी हालांकि कई लोग जोड़ करके भी मुखौटा बनाते हैं, परंतु पारंपरिक व्यवस्था यही है कि एक ही पीस का उसको अंदर से खुरेद करके खाली करके जी उसमें जिस भी जानवर की या व्यक्ति की किसी की भी आकृति बनानी है जी। वैसा मुखौटा बनाया जाता है। तो आप इसमें किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? वैसे जानकार ये बताते हैं कि इसके लिए विशेष रूप से जो है बुरास की लकड़ी का इस्तेमाल जी। किया जाता था, जी क्योंकि इसका बना हुआ मुखौटा वजन में हल्का होता है, जी मजबूत होता है। परंतु हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बुरास का पौधा, बुरास के पेड़ जो है वो आज कहते हैं कि ये विलुप्त होते जा रहे हैं, जी। समाप्ति इसकी होती जा रही है। तो मैंने सोचा कि ये उचित नहीं है कि हम ऐसे पेड़ को जो इसकी प्रजाति खत्म हो रही है, विलुप्त हो रही है, हम उसको काट करके मुखौटे बनाएं। तो मैं तो विशेष रूप से जो है जो सुलभता से हमें लकड़ी मिल जाती है, चीड़ इत्यादि के जी के पेड़, जो सूखे पेड़ होते हैं उसको काट करके जी उसके पीस बना करके उसके ही मुखौटे बनाता हूँ। जी और इसके लिए जो है मुझे कई लोगों से प्रेरणा मिली है। जी। जमनूराम जी जैसे हमारे जो क्षेत्र के कारीगर हैं जी। उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। उनकी कलाकृतियों को मैंने देखा कि किस तरह मुखौटे बनाते हैं, और सरेख साहब जी के साथ और जोगेंद्र हाबी के साथ मुझे कई स्थानों पर जाने का मौका मिला। जी और जहाँ जहाँ उन्होंने जा करके कहीं पर इसके संदर्भ एकत्रित किए, उसके हिसाब से कि पंचीय व्यवस्था के हिसाब से और हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है उन दोनों को उनका सामंजस्य बिठा करके इस तरह से मुखौटा का निर्माण किया जा सके ताकि वो भविष्य में मंचीय प्रदर्शन के दौरान जो है वो जन आकर्षण बन सके। गोपाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कौन कौन से नृत्यों के मुखौटों वो परिधानों का निर्माण किया है? जहाँ तक लोक नृत्यों की बात है तो मैंने सिंहटू नृत्य, भड़ारटू नृत्य और डगेड़ी नृत्य, स्वांग जी तथा अन्य स्वांगों के मुखौटे, हड़ाइंटी है उसके मुखौटे जी बनाए हैं और इसके परिधानों का भी निर्माण किया है। अभी आपने सींटू नृत्य के बारे में बताया। ये सींटू नृत्य क्या है और आप इनके मुखौटे किस तरह से बनाते हैं और इसके परिधान किस तरह से तैयार करते हैं? आपने सिंहटू नृत्य के बारे में पूछा है, तो सिंहटू नृत्य के बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। जी। ये सिंहटू नृत्य सदियों पुराना नृत्य है जी और देव परंपरा से, देवालयों से जुड़ा हुआ नृत्य है। जी हमारी सांस्कृतिक संस्था ने जी जब वरिष्ठ लोक कलाकार एवं लोक साहित्यकार श्री विद्यानंद सरेख और इस संस्था के संचालक एवं महामंत्री श्री जोगेंद्र हाबी के दिशा निर्देशन में जी इस नृत्य के संरक्षण के लिए कार्य करना शुरू किया, तो मेरा भी कुदरती शौक बढ़ा इस नृत्य के प्रति। जी तो वैसे ये नृत्य कुल मिलाकर के समाप्त हो चुका था और जहाँ तक एक सर्वेक्षण किया गया, एक अध्ययन किया गया इस नृत्य के बारे में, तो मात्र मटलोड़ी जो जिला सिरमौर का एक गांव है जी पझोता का, मटलोड़ी और लेवपोखर गांव में जो इसके अभी तक ये नृत्य है और कई स्थानों पर ये नृत्य किया जाता था। परंतु अन्य जगह जो है ये नृत्य खत्म हो चुका है। और इस नृत्य की परंपरा के बारे में अगर हम बात कहें तो ये नृत्य दिवाली एकादशी के पर्व पर किया जाता है और मात्र ये तभी किया जाता है जब इसका विशेष पर्व होता है और विशेष जाति के लोग ही इस नृत्य को करते हैं। और इसके मुखौटे ये भी जो है एक दिवाली की निधि मानी जाती है। जी आम समय में ये नृत्य नहीं हो सकता। तो
सरेख साहब और हाबी साहब किसी इस नृत्य के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लेवकुफर गांव पहुंचे जी। वहाँ उन्हें ये पता चला कि ये नृत्य जो है जी। विशेष पर्व पर किया जाता है और हर समय इसके मुखौटे जो है आम समय जो है बाहर नहीं लाए जा सकते, क्योंकि ये एक देव विधान है। तो वहाँ के देव कारदारों ने ये बताया कि आप देवता की अनुमति से ही जी। इस नृत्य पर कार्य कर सकते हैं और इसके मुखौटे देख सकते हैं। तो जोगेंद्र हाबी, क्योंकि हाबनी खश कनेत में से हैं, जी। तो वहाँ की हमारे क्षेत्रीय एक लोक परंपराएं हैं। तो वहाँ जाकर के वहाँ के कारदारों ने भी देवता से प्रार्थना की और सरेख साहब और हाबी साहब ने भी, ठाकुर जसराम साहब थे, उन्होंने जो है वहाँ देवता से प्रार्थना की कि हम इस नृत्य के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए कार्य करना चाहते हैं। और ये नृत्य सिर्फ इसी मंदिर में जीवित है, बाकी और जगह जो है नृत्य खत्म हो चुका है। इसलिए हमारी इच्छा है कि हम इस नृत्य को आम जनमानस में जो है प्रसिद्ध करें, उनके सामने प्रस्तुत करें। तो देवता का दंड दे करके, दंड स्वरूप दे करके उन्होंने वहाँ से इजाज़त ली और इस नृत्य के बारे में जो है हमने उसके बाद उस पर कार्य करना शुरू किया, इसके बारे में अध्ययन शुरू किया, कई मंदिरों में जा कर के इसके साक्ष्य एकत्रित किए, इसके किस तरह के मुखौटे, किस तरह के इसके परिधान थे और किस तरह से बन सकते हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्रित की। मुझे भी कई स्थानों पर जाने का मौका मिला और क्योंकि मैं उनके जो कार्य योजना थी उसको कार्य रूप देने का मैं प्रयास करता था उनके दिशा निर्देशन के मुताबिक। तो फिर उसके पश्चात हमारी संस्था ने एक कार्यशाला का आयोजन किया, उसमें कारीगरों को बुलाया गया, जमुनू राम जैसे कारीगर उसमें आए जी। तो मैं उनके द्वारा बनाए गए मुखौटे जिस टाइम वो मुखौटे का निर्माण कर रहे थे मैं देखता गया जी। और फिर मेरी भी जो शौक बढ़ता गया और मुझे लगा कि इसका निर्माण किया जा सकता है और मैंने मन में ठान लिया मैं भी इसका निर्माण करूँगा। तो कुछ एक मुखौटे हमने बनाए उस समय, परंतु समय के साथ साथ जरूरत बढ़ती गई जी। और कारीगरों का अभाव था जी। क्योंकि जो लोग इसके कारीगर हैं ज़्यादातर वो मंदिरों के लिए काम करते हैं जी। और उनकी इस क्षेत्र में या मुखौटा निर्माण के लिए नृत्यों के लिए जो मुखौटे इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें उनकी रुचि कम है जी। क्योंकि काष्ठकला का काम करते हैं वहाँ पर उन्हें अच्छा मेहनताना मिलता है जी। तो उनकी रुचि कम है, क्योंकि लोक नृत्यों के लिए जो कलाकार मुखौटे की डिमांड देंगे वहाँ से कितना पैसा दे सकते हैं जी। तो धीरे धीरे जो है युवा कलाकार जो है उनका इधर इस तरफ रुझान खत्म हो गया और हमें ये समस्या आ गई कि हम मुखौटा बनाने का अगर किसी को डिमांड देते हैं तो वो बोलता टाइम नहीं है और कुछ कई कारीगर बुजुर्ग हो गए जी। तो मैंने जो कुछ मुखौटा का निर्माण करते हुए देखा था और कुछ कई स्थानों पर मुखौटे देखे थे तो उस तरीके से मैंने मुखौटे बनाने शुरू किए और मेरे मन में ये भी विचार आया कि एक कलाकार हूँ और सेंडू नृत्य भी मैं करता हूँ जी। तो नृत्य में जो मुखौटे बनाए गए थे उसमें नृत्य करने में किस तरह की मुश्किल कई बार आती थी जी। उसके आकार में, उसके वजन के हिसाब से उसके बांधने की क्या सुविधा कारीगर ने उसमें रखी है जी। उसको पहनने में क्या दिक्कत आती है जी। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी तरह से पता थी जी। तो मैंने सोचा कि मैं ये सारी समस्याएं जो हमारे कलाकारों को आ रही है जी। और मुझे नृत्य करते हुए आ रही है, इस समस्या को भी मैं कम कर सकता हूँ जी। और मुखौटे का कितना आकार होना चाहिए, क्योंकि एक कारीगर जो है वो जिस हिसाब से उसके पास लकड़ी है अपनी सुलभता से वो मुखौटा का निर्माण करता है जी। उसका वजन कई बार ज़्यादा रहता है, हालांकि क्योंकि वो स्वयं नृत्य नहीं करता है जी। उसका ध्यान ज़्यादा आकार की ओर होता है और एक कलाकार उसको वजन भी मुखौटा उस हिसाब से चाहिए ताकि वो नृत्य उसमें आसानी से कर सके जी। और उसकी आकृति भी सही चाहिए जी। तो मैंने ये सोचा कि मैं अच्छी तरह से ये समझ सकता हूँ कि मुखौटा किस आकार का चाहिए, उसे किस तरह से उसमें बांधने के लिए हमें धागे बांधने की व्यवस्था करनी होगी ताकि उसको आराम से चेहरे पर बांध सकें
जी। और उसकी किस तरह से हम उसके परिधान बना सकते हैं। जी। तो मेरा कुदरती रुचि बढ़ती गई और कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी। तो इसी तरह जब हमें ज़रूरत पड़ी, कारीगरों का अभाव पड़ा जी। और कारीगर नहीं मिले, तो मैंने मुखौटा बनाना शुरू किया और मुझे पूरा निर्देशन जो है, पूरी सलाह और पूरा मशवरा मिलती रही इसके निर्माण की। और आज ये सेंटू नृत्य प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे इसके हमने परिधान बनाए। जी। परिधानों के लिए हमने जो है, हमारे एक पेड़ होता है बेउल, बेउल की टहनियों को पानी में डाल करके उसे थोड़ा 1-2 महीने उसमें रखते हैं। उसको थोड़ी सड़ती है तो उसका बाहर का छिलका सड़ने के बाद अंदर उसमें रेशा होता है, जिसे स्थानीय बोली में शेल कहा जाता है। तो शेल को हमने परिधान बनाने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि शेल का जो है पुराने समय से लेकर के इसको स्वांगों में जो है और परिधान बनाने के लिए लोक कलाकार करते रहे। और आज भी हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि बाहर भी कई राज्यों में शेल और रामबाण के जो रेशे हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको हमने इस्तेमाल किया। कुछ हमने जूट सुतली का भी इस्तेमाल किया और कपड़ों की, पुराने कपड़ों की लीरें हमने उसमें इस्तेमाल की। तो इस प्रकार हमने ड्रेस बनाई जी। और उसमें कलाकारों का बड़ा विशेष सहयोग रहा, क्योंकि मात्र एक व्यक्ति ये सारा काम नहीं कर सकता। मेरे साथ कुछ सहयोगी कलाकार भी रहे जी। और नृत्य की पूरी व्यवस्था बनी जी। और इसके लिए सर साहब द्वारा जो है गीत तैयार किए गए। और जब इस नृत्य को आम जनमानस में दिखाया गया तो ये नृत्य बड़ा प्रसिद्ध हुआ और पूरे उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में और भारत पर्व जैसे बड़े मंचों पर इस नृत्य की प्रस्तुति हुई और सांस्कृतिक दल को बड़ी वाहवाही मिली। और उससे क्या है कि मेरा और काम करने का जो हौसला बढ़ गया और अन्य कलाकारों का भी इसमें उनका हौसला बढ़ गया। जी। गोपाल जी, इससे पहले हमने सेंटू नृत्य के बारे में बात की, अब बात करते हैं बढ़ाल्टू नृत्य की। आपने बढ़ाल्टू नृत्य के परिधानों का निर्माण किया है। आपने किस तरह से इसका निर्माण किया और इसका क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। आपने कहा कि बढ़ाल्टू नृत्य के इतिहास के बारे में बताएं। जी जी। तो बढ़ाल्टू का अगर हम इसके अर्थ की ओर देखें तो बढ़ाल्टू जो है वो भेड़ बकरी पालक के बच्चे को कहते हैं। जी। बढ़ाल्टू और बढ़ाड़ा भेड़ पालक को कहा जाता है। अगर हम देखें तो भेड़ बकरी पालन हमारा एक व्यवसाय रहा है जी। अतीत में हमारी एक परंपरा रही है जी। भेड़ बकरी पाल करके हम अपना गुजारा करते थे जी। हमारे पूर्वज गर्मियों में चूड़धार के जंगलों में अपने मवेशियों को ले जाते थे, भेड़ बकरियों को ले जाते थे चराने के लिए जी। और सर्दियों में उन्हें निचले इलाकों में, जिसे स्थानीय बोली में हम नोएडा कहते हैं, तो वहाँ ले जाते थे। तो इस तरह गर्मी और सर्दियों के उनके अलग अलग पड़ाव होते थे जी। और इसी तरह वो एक घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे और इस घुमंतु जीवन व्यतीत करते हुए वो अपनी संस्कृति का भी पालन करते रहे जी। अब अतीत में अगर हम जाते हैं तो दंत कथा में पता चलता है कि एक भेड़ पालक भेड़ बकरी चराते हुए चूड़धार के चोटी पर जो है वो अचानक उसका एक हाथ कट जाता है, उसकी उंगली कट जाती है जी। तो जैसे खून बहना शुरू हुआ जी। तो कहते हैं कि उसको साफ करने के लिए वो इधर उधर हाथ मार करके जो मतलब पत्तियां तोड़ करके उसे साफ कर रहा था जी। अचानक उसके हाथ में एक ऐसा पत्ता आया कि जैसे उसने उसको पत्ते को कटे हुए स्थान पर लगाया जी। तो उसका जो जख्म भर गया जी। अब उसने दोबारा जब हट करके देखा कि जख्म भर गया तो उसके लिए अचंभा हो गया जी। फिर पुनः जो उसने देखा कि किस पत्ती से जो ये हुआ है उसने उस पत्ती का जांच की, उसे पहचान लिया और उससे जड़ सहित उस पत्ती को उखाड़ दिया।
अब उसने पुनः जो है अपनी उंगली काटी, फिर उससे जोड़ी, तो देखा उसने कि उंगली तो जुड़ गई। अब उसके लिए अचंभा हो गया जी। फिर बकरे का उसने कान काट दिया जी। बकरे का कान जोड़ दिया। फिर वो जो है अन्य जो भेड़ बकरी पालक थे जी। उन्हें वो अचंभित करने लगा कि मेरे पास ऐसी चीज़ है भाई, मैं तो कटे हुए को जोड़ देता हूँ। जी। क्योंकि उसने सुना था कि जोड़धार के वनों में जो है संजीवनी बूटी होती है। जी। तो आज उसे बड़ी खुशी हुई कि मुझे आज संजीवनी बूटी मिल गई है। तो उसने अपने साथी भेड़ बकरी पालक जो थे जी। उनको अचंभित करने के लिए सोचा कि मैं एक करतब दिखाता हूँ। तो उसने कहा कि तुम मेरा जो है सर काट दो जी। और मैं अपना सर जोड़ के दिखाऊंगा। फिर पहले तो उन्होंने इनकार किया। जी। जब नहीं माना कि मैं अपना सर जोड़ के दिखाऊंगा, तो उसने क्या किया कि वो जड़ जो है वो अपने गले में टांग दी और जैसे उसका उन्होंने सर काट दिया, अब सर तो धड़ से अलग हो गया जी। और वो जड़ जो है उससे गले में लटकी रही। वो जुड़ना तो असंभव था। जी। अब वो जो भेड़ बकरी पालक जिसका सर काटा गया वो उसका एक प्रेत बन गया। जी। और जिसे आज भी बनशीरा के नाम से, मतलब बनशीरा यानी बिना सिर का आदमी। जी। जी। तो वो बिना सिर का एक प्रेत जो है उन्हें डराने लगा। उन मवेशियों को, भेड़ बकरी जो उनकी थी उन्हें डराने लगा। जी। तो उसके खौफ से जो है वो सब भेड़ बकरी पालक परेशान हो गए। जी। अब शेरगुल महाराज का अवतरण हुआ जी। और जोड़धार में जाकर के जब ये सारे भेड़ बकरी पालक उन्होंने भगवान उससे शेरगुल महाराज से जी। प्रार्थना की कि इस तरह का एक प्रेत जो है हमें परेशान कर रहा है, हमारी रक्षा करें और हमारे मवेशियों को बचाएं। तो फिर शेरगुल महाराज ने उन्हें कहा कि अशोज भादों की संक्रांति को जो है जी। आप सब जो है एकत्रित होकर के रात पेशी करने से हम कहते हैं। जी। तो एक इस तरह का एक पर्व मनाने की वहाँ पर उन्हें सलाह दी गई, जिसमें शाल पूजन यानी कि शाल कहते हैं भेड़ बकरी का जो समूह होता है जी। उनकी पूजा की जाती थी, उनकी रक्षा के लिए जो है प्रार्थना की जाती थी। जी। और जैसी हमारी आज भी घेना की प्रथा है, परंपरा है करियाला में, जी। उसी तरह जो है एक घेना लगा करके बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करके जी। उसमें आग जला करके और उस आग में रात को आग जलाते थे। जी। उसी में भोग के लिए, रात्रि भोजन के लिए और शेरगुल देवता के लिए भोग लगाने के लिए जी। घेने के रोट जो है, मतलब घेने के रोट जो है, घेने रोट अपनी स्थानीय बोली में जिसे कहा जाता है। जी। तो ऐसे रोट बनते हैं जिसे पका करके सीधा जो है आग में दबाया जाता है और ये बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो इसी का शेरगुल देवता के लिए भोग भी लगाते थे जी। और रात को सब मिल करके भोजन करते थे और उसी उपलक्ष्य में जो है ये बढ़ाल्टू नृत्य किया जाता था। जी। तो ये बढ़ाल्टी संक्रांत का पर्व जो है इसकी शुरुआत हुई जी। और शेरगुल महाराज की कृपा से भेड़ बकरी पालकों को जो है उस मनशीरा नाम के जो प्रेत था उससे छुटकारा मिला। जी। तो ये जो बढ़ाल्टी संक्रांत का पर्व था जी। इससे अगले सुबह से ये सब भेड़ बकरी पालक अपने निचले इलाकों की ओर, नोएडा की ओर जाना प्रारंभ करते थे। जी। कई दिन का उनका जगह जगह पर पड़ाव होता था। जी। तो इस बढ़ाल्टी संक्रांत और बढ़ाल्टू नृत्य के संबंध में तुड़ेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल जी। द्वारा श्री विद्यानंद सरेक और जोगेंद्र हाबी जी के निर्देशन में इस नृत्य के संरक्षण में कार्य किया गया। जी। इसका अध्ययन किया गया और कई बुजुर्गों से, पुराने भेड़ बकरी पालकों से जी। इस के बारे में तथ्य एकत्रित किए गए। जी। और अब बात आई इसके परिधान बनाने की। जी। तो आमतौर पर हम जो नृत्य के लिए पोशाकें पहनते हैं, जी। परिधान पहनते हैं, जैसे लोहिया, सूथन इत्यादि, जी। तो इसको बनाने वाले कारीगर अभी काफ़ी हैं। जी। और कुछ लोग जो दर्जी का काम करते हैं, कपड़े सिलते हैं, वो भी सुलभता से ये काम कर सकते हैं। जी। मगर अब बात थी बढ़ाल्टू के परिधान बनाने की। तो परिधान एक वही व्यक्ति बना सकता है जो कारीगर हो,
दर्जी का काम करता हूँ, मगर एक दर्जी जो है वो चमड़े की सिलाई नहीं कर सकता जी। और जो मोची का काम करता है उसे परिधान बनाने का उसके शायद उसके अंदर इतनी समझ नहीं हो सकती जी। मेरा ये मानना है जी। और हो भी सकती है, मगर वो कुछ काम थोड़ा सा काम करने के लिए इतनी रुचि भी क्यों रखेगा उसमें। जी। तो जब इसके बारे में हमारी संस्था ने विचार किया तो फिर स्वयं परिधान बनाने की जो आवश्यकता महसूस हुई जी। और इसके लिए क्योंकि मैं तो स्वयं शाकाहारी हूँ जी। और मांस को मैं चमड़ी को छूना, मैं जानवर की चमड़ी को छूना मैं पसंद नहीं करता था, इसलिए हमने विचार किया कि एक मोची को हमने उसके लिए बुलाया, क्योंकि वो लकड़ी उसका हमारे गांव के जो मोची थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा और आप जिस तरह आप बताएंगे उस तरह मैं कोशिश करूंगा, आपको पसंद आए ना आए। जी। तो उनको हमने बुलाया, काफ़ी खाले इकट्ठी की इसकी कई स्थानों पर, क्योंकि हमारे जिला सिरमौर में त्योहारों की परंपरा है जी। यहाँ पर सर्दियों में जो है त्यौहार मनाए जाते हैं और हर घर में एक एक बकरा काटा जाता है जी। वो ये परंपरा बड़े पुराने समय की है। तो हमें सुलभता से उसकी जो है खालें मिल जाती थी तो उसको शोधा गया, उसको साफ किया गया जी। उसी कारीगर ने उसका काम किया। परंतु जब उसे बताते भी रहे कि किस तरह मुखौटे उस परिधान बनाने हैं, परंतु बाद में जब परिधान बने तो हमें उसमें संतुष्टि नहीं हुई कि किस तरह परिधान बनने थे। वो जो हमने एक विचार किया था और हमारे जो विशेषज्ञ थे तो उनके हिसाब से वो परिधान नहीं बन पाए और फिर थोड़ा सा मन को असंतुष्टि महसूस हुई और ये लगा कि ये नृत्य शायद इसे हम मूर्त रूप ना दे पाए जी। तो बाद में फिर मैंने विचार किया और अपने बड़े भाई को भी कहा जो इसके संस्था के संचालक हैं जी। मैंने कहा कि अब एक कारीगर जो है वो शायद वो नहीं समझ पा रहा है कि किस तरह की पोशाक बनानी है और इसके लिए हमें खुद ही काम करना पड़ेगा। तो मैंने इन पोशाकों को तैयार करने का विचार किया। इसके लिए दोबारा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, दोबारा खाली इकट्ठी की, क्योंकि हमारी एक पारी की मेहनत जो है वो सारी क्योंकि उसको सारी बेकार हो गई थी जी। तो पुनः इस पर काम करना शुरू किया और आशा की एक नई किरण आई कि जब हमने एक पोशाक तैयार की जी। और इसका निर्माण हमने जब किया तो हम गांव से भी दूर चले गए, क्योंकि खालों में बाल होते हैं, सारे गांव में उड़ते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि आप क्या काम कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर दिया है जी। और आप लोग जो है वो ये अजीब काम शुरू कर रहे हैं, आप शाकाहारी हैं, किस तरह ये काम कर रहे हैं और आप एक राजपूत खश कनेत परिवार से संबंध रखते हैं, ये काम तो कहते एक मोची को करना चाहिए। मगर जिस काम के लिए लगन होती है और जिस काम को करने की एक आदमी मन में ठान लेता है वो काम वो करता है, चाहे समाज कुछ भी कहे। तो कुछ समय तक लोगों ने थोड़ी मजाक भी की, क्योंकि एक मोची वाला काम माना जाता है और हमारी बरादरी में इसके लिए शायद लोग इसे उपयुक्त नहीं मानते थे, मगर उन्हें ये पता नहीं था कि हमारे भविष्य के लिए क्या सोच है और ये नृत्य भविष्य में किस तरह हमारे क्षेत्र की और हमारे जिला की पहचान बना सकता है। तो हम निरंतर बिना किसी परवाह से काम करते रहे। कुछ समय पश्चात जब हमें पूरा उसका तैयार हो गया तो उसकी हेल्प करने के लिए उस कारीगर को भी बुलाया गया और उससे छोटा मोटा काम करवाते रहे, विशेष कार्य स्वयं किया जी। और उस समय इतनी तन्मयता से काम किया कि महीनों जो है दिन रात सुबह से शाम तक जो है उस काम में एक तरफ ध्यान रखा। और उस टाइम जो है मेरी तो शक्ल भी एक लगता था एक कबायली आदमी है, ये वाकई आदि मानव है। तो उतना मतलब पूरी शक्ल ही ऐसी बन गई थी, शायद मैं उस जगह पहुंच गया था जिस समय का नृत्य होता है जी जी। और धीरे धीरे इसके पोशाकें बनाई, इसके इस तरह के टोपे बनाए जी। और एक हमने इसके महिलाओं के सिर पर इसमें नृत्य के लिए किंदरा बनाया और इसके खैर गीत का नृत्य का जिम्मा तो सरेख साहब का और हाबी साहब का था जी। तो स्वयं भी मुझे नृत्य करने का इसमें मौका मिलता है और मैं नृत्य में सक्रिय रूप से कार्य करता हूँ। इसके लोकगीत तैयार हुए
और जब ये नृत्य बाद में आम जनमानस में गया तो वाकई लोगों को जो है हमारी सदियों पुरानी परंपरा जो है उसका बोध हुआ कि एक दिन हम इसी तरह हमारी यही परिधान होते थे। और जहाँ तक इसके परिधान के साक्ष्य की बात है जी, कुछ समय पूर्व तक जो है कई लोग ये खालें पहनते थे। आज भी हमारे गांव में बकरी के जो बाल है उसके बकराथे उसे कहा जाता है स्थानीय बोली में, बिछोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भेड़ बकरी की जो खालें हैं उसको बिछोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। और खालों के अलावा इसके जो है अनाज के भंडारण के लिए इसके बड़े बड़े बोरे बनाए जाते हैं जिसे खलड़ी कहा जाता है। और जब हम बचपन में, मुझे याद है, घराट हम जाते थे जी, चक्कियाँ नहीं होती थी, हाँ। तो अनाज उसमें ले आते थे, मक्की के दाने, गेहूं के दाने जो है उसको उसमें ले आते थे जी। और पुराने समय में इन्हीं खालों का एक बोरा बना करके, इसकी थैली बना करके इसमें पानी भी लाया जाता था जी। तो ये जो भेड़ बकरियों की खालें हैं अतीत से मानव इसका इस्तेमाल करता रहा है। और जब कपड़ा नहीं था तो पहनने के लिए भी यही इस्तेमाल की जाती थी। और वर्मा जी, हमारा सिरमौर का जो ये हाटी समुदाय रहा है जी, इसने तो विशेष रूप से ये घमंतु जीवन व्यतीत किया है और तभी से इसका नाम हाटी पड़ा है, क्योंकि ऊपर के इलाकों में जब हमारे भेड़ बकरी पाले जाते थे जी, तो अपनी ज़रूरत का सामान के लिए वो नीचे हाट पर आते थे जी। और तभी से ये लोग जब आते जाते रहते थे, घमंतु जीवन व्यतीत करते थे, जिनका नाम हाटी पड़ा। और आज ये लोक नृत्य जो है, भड़ालटू नृत्य जी, आज ये हाटी संस्कृति की पहचान जो है वो पूरे देश में दे चुका है। जी। इस भड़ालटू नृत्य की प्रस्तुतियाँ पूरे भारतवर्ष में, उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में कई स्थानों पर हो चुकी है जी। और आदिरंगम महोत्सव में कई स्थानों पर इसकी प्रस्तुतियाँ हुई जी। और उत्तरी भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी जी। इस नृत्य को बहुत सराहा गया, क्योंकि आज के समय में तो प्लास्टिक कल्चर आ चुका है जी। मगर ये जो हमारे परिधान है इसकी आप बनावट देखें तो हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है जी, जैसे हम पुराने समय से हम झगा पहनते हैं उसी तरह से हमने ये परिधान बनाए हैं जी। और क्योंकि हमें मंचीय प्रस्तुति अगर देनी है तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम इतने आदि समय में ना चले जाएं कि बिल्कुल ही शिष्टता का ध्यान भी रहे, हमारा पारंपरिक व्यवस्था क्या है परिधानों की, और उसमें जो है पुरानी संस्कृति भी झलके जी, उसकी झलक भी मिले। हमें ये सब ध्यान में रखते हुए जो है वो परिधानों का निर्माण करना पड़ता है जी। तो इस नृत्य को बहुत सराहा गया जी। इसकी भरपूर प्रशंसा हुई, उससे हमारा हौसला बढ़ा जी। और मुझे भी काम करने की नई ऊर्जा मिली। जी। इस नृत्य का प्रदर्शन भारत पर्व में भी किया गया जहाँ पर शायद 2017-18 की बात है, तत्कालीन जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री थे जी, उन्होंने इस नृत्य को खूब सराहा। कई विद्वानों ने इसकी सराहना की कि ये वाकई ही जो है सिरमौर के हाटी समुदाय की या उस क्षेत्र की जो है वाकई एक कई दशकों पुरानी जो है, सदियों पुरानी जो परंपरा है। क्योंकि ये नृत्य जो है जब इसके संदर्भ में हमने पता किया और विद्वानों ने इसके बारे में बताया तो 5-6 दशकों से इस नृत्य का कोई पता नहीं है, परंतु जो हमारे कुछ बुजुर्ग थे उनसे इस नृत्य का पता चला और हमें इसके परिधान बनाने की प्रेरणा मिली और ये हमारा जो एक प्रयास था ये बिल्कुल सफल रहा है। गोपाल जी, इससे पहले आपने हमारे दर्शकों को सिंहटू नृत्य के बारे में बताया और भड़ालटू के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे डगैड़ी नृत्य की। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये डगैड़ी नृत्य क्या है, किस तरह से आप इन मुखौटों का निर्माण करते हैं, इसमें क्या क्या सामग्री यूज होती है और इसके जो आप परिधान बनाते हैं वो किस तरह के परिधान हैं, जरा आप इसके बारे में हमें संक्षेप में बताएं। डगैड़ी नृत्य की अगर हम बात करते हैं, इसका संबंध जो है वो भगवान कृष्ण जन्म से माना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्हें मारने के लिए
कंस ने पूतना सरीखी कई राक्षसों को उन्हें मारने के लिए भेजा जी। और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से उन सब का संहार करते गए। और हमारे अपनी लोक गाथाओं में, लोक साहित्य में भी जो है कान्हा जी कन्हैया में इसका वर्णन आता है। इस बारे में जब हमारी संस्था ने इस पर काम करना शुरू किया जी, तो कई विद्वानों से राय ली, और जिसमें जैसे हमारे विद्वान डॉक्टर प्रेम शर्मा जी प्रदेश के जाने माने विद्वान हैं जी, और भाषा एवं संस्कृति विभाग के पूर्व निदेशक हैं, अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उनसे भी सरीख साहब की मंत्रणा हुई तो उन्होंने भी कहा कि ये डिगड़ी तो वाकई इसका तो शास्त्रों में कहते हैं डंकनी चतुर्थी के नाम से इसका वर्णन मिलता है, और ये कहते हैं आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि डिगड़ी जो है वो तो एक डिगड़ी का नृत्य हमने क्यों किया जी। अब जहाँ तक इसकी बात है कि ये नृत्य शुरू क्यों किया गया, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी राक्षसियों का डंकनिया, जिसे हम स्थानीय बोली में कहते हैं, उनका संहार किया, कई राक्षस डागड़े जिन्हें डागे कहते हैं उनका संहार किया, तो उन सब ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आपने हमारा संहार कर दिया और इस प्रकार तो इस दुनिया से असत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, इसलिए कम से कम थोड़ी सी हमारी पहचान रहे, थोड़ा सा हमारा इतिहास रहे जी। और इसके लिए उन्होंने 2 रातें जो है वो अपना डिगड़ी नृत्य के लिए उसकी मांग की जी। और तब से लेकर के ये नृत्य किया जा रहा है। इस जो ये डिगड़ी का पर्व आता है जी। इसकी 2 रातें होती हैं जी। एक रात जो है महिला डागे नृत्य करती है और दूसरी रात एक रात जो है वो पुरुष डागे की होती है जी। दोनों महिला पुरुष दोनों ये डिगड़ी नृत्य करते हैं। और इस दिन जो है पुराने समय में इस नृत्य का काफ़ी भय था, अब तक भी लोग इस दिन डरते हैं। और इस दिन जो है हमारे क्षेत्र के जो स्थानीय पंडित पुजारी होते हैं, देवता के पुजारी होते हैं, देवता के गुरु होते हैं जी, वो सुरक्षा के लिए भाई आज डिगड़ी नृत्य होगा, डिगड़ी नाचेगी, तो उस दिन में जो है वो सुरक्षा के लिए चावल सरसों के दाने जो है मंत्रोच्चारित करके उसमें जो है वो सब वो अपने जितना उनका एरिया होता है जी, अपने वहाँ हर घर में देते हैं ताकि देवता की कृपा से जो है डिगड़ी कोई विशेष नुकसान ना कर सके। और अपना जो द्वार होता है उस दरवाजे पर भेखल और टिम्बर की एक झाड़ी होती है, उसकी टहनी लगाई जाती है। तो ये माना जाता है कि उसको जो है उसके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है कि उसको दरवाजे को जो है डिगड़ी वो लांघ नहीं सकती जी। तो कुदरती जो है देव कृपा रहती है, देव आस्था के कारण जो है देव कृपा के कारण आज तक हमने नहीं सुना है कि डिगड़ी कोई विशेष किसी का नुकसान कर पाई है जी। और अगर इसके इतिहास और साक्ष्य की हम बात करते हैं तो आज भी कई स्थानों पर इसके साक्ष्य मिलते हैं जी। हमारे पझोता क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूँ मैं तो मानवा खनेवड़ के पास जो इसका हमें प्रमाण मिलता है। वहाँ पर एक तो डंकनियों द्वारा रात को एक बंधा बनाया गया था, बांध बनाया गया था नाले से लेकर के गांव तक। और ये दंत कथाओं में आता है कि उस बांध का निर्माण इसलिए किया गया था कि उस नाले का पूरा पानी उस बांध में आए और वो गांव ताकि पूरी तरह से बह जाए। और एक वहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर डाकुओं द्वारा लाया गया था और जिसमें ये माना जाता है कि उसमें जो किंदरा जिस सिर पर जिसको उठा के डाके लाइए उसके भी निशान थे। और वो इसलिए पत्थर लेके आई थी कि उनका कोई गांव की कोई दुश्मनी होगी या किस कारण कोई अपने बदले के भावना से जो है वो उस गांव को तबाह करना चाहते थे ऊपर से पत्थर फेंक करके। मगर इस तरह का अगर वास्तव में देखा जाए तो वास्तविक तौर पर इसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इसके पीछे जो कारण रहा है वो देव आस्था रही है, हमारी देव परंपरा रही, देवता के प्रति हमारी जो अटूट विश्वास है। तो अब बात ये आती है कि चुड़ेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल ने इस पर कार्य करना क्यों जरूरी समझा जी। इस नृत्य को आम जनमानस के लिए उनके सामने लाने का क्यों प्रयास किया। तो हमारी संस्था लोक नृत्य और लोक स्वांगों पर काम करती आई है और ये अगर हम इस नृत्य को देखें तो इसके पीछे हमारी देव आस्था स्पष्ट दिखाई देती है क्योंकि अतीत में ये डागे इनके पास भी एक
बुरी शक्ति है, परंतु आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये रहा है कि हम पर स्थानीय देवता, ग्राम देवता की जो है पूरी कृपा रहती है। तो इस नृत्य के माध्यम से इस संस्था ने ये दर्शाने का प्रयास किया कि अगर हम अपने स्थानीय देवताओं के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है, हम अपने देव परंपराओं का पूरा पालन करते हैं, तो कितनी भी बुरी शक्तियाँ क्यों ना हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और इसी कारण जो है इस डगेड़ी नृत्य को जो है, इस डगेड़ी नृत्य स्वांग को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया, ताकि आम जनमानस में जो डगेड़ी के प्रति हमारे मन में भय है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में जिस दिन डगेड़ी नाच होता था, डगेड़ियाँ नाचती थी, उस दिन हम जैसे सूर्य अस्त होता था उसके बाद हमारा डर के मारे हम बाहर नहीं निकलते थे। और कई इस तरह की कथाएं हैं कि डगेड़ी नाचती है और बाकायदा जो लोग देवता के पुजारी हैं, देवता के गुर हैं, जिनके पास देव शक्ति है, देव कृपा जिन पर है, वो लोग इन्हें देखते भी हैं। ये हमें जब इस पर अध्ययन किया गया, इसके बारे में तथ्य एकत्रित किए गए, तो कई देवता के कारदार जो है देव कारदार और देवता के गुरुओं से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि वाकई नृत्य करती है और जिनके पास देव कृपा से आदमी इसको देख सकता है। और ये कहा जाता है कि मंदिरों में अंदर जा करके ये डगेड़ी नृत्य देखा गया है। तो डगेड़ियाँ भी नृत्य करने से पहले देवता की इजाज़त लेती हैं और देवता का जो मंदिर है उसके प्रांगण में ये नृत्य करती है। तो मंदिर से बैठ करके कहते हैं जो देवता के पुजारी है, गुर हैं, वो उन्हें देखते थे। इसके पीछे संस्था का एक जो विशेष मकसद ये है कि हमारी जो परंपरा, देव परंपरा है और देव आस्था है, उससे लोगों को अवगत कराना है कि इस तरह की अगर जो एक बुरी शक्तियां हैं उनका हम पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हम पर देवता की कृपा रहती है। डगेड़ी की बात है तो डगेड़ी के मुखौटे हैं, चाहे परिधान है, वो तो भयानकता उसमें दिखनी चाहिए। तो अब इसका कार्य का मुझे करने का मौका मिला, इसके मुखौटा बनाने का, क्योंकि मैं पहले से काम करता रहा हूँ। और अब संस्था में तो ये है कि ये हमारा कारीगर है, मैं उनका एक सेवक मानता हूँ अपने आप को। तो उनके दिशा निर्देशन के मुताबिक इसका हमने एक मुखौटे बनाने शुरू किए। और इस बार जो पहले से हमने कोशिश की मुखौटे और बेहतर बने और तरह तरह के मुखौटे बने। और जैसे सुनने में आता है कि डगेड़ी जो होती है ये जब नृत्य करती है उससे पहले लंबी लंबी जीभें निकालती है, अपनी जीभ बाहर निकालती है और इनकी जीभ बड़ी लंबी होती है। वो शायद वो तब दिखती होगी क्योंकि इनके पास बुरी शक्तियाँ होती है, किसी एक उनकी बुरी ताकत होती होगी। और इनके लंबे लंबे बाल होते हैं और कहते हैं ये जो है माथे पर जो है ये विष्ठा का तिलक लगाया जाता है। उस प्रकार की शेप देने का प्रयास किया। तो इसके हमने लंबी जीभें और भयंकर आकार के, इसके लिए अलग अलग प्रकार के सांचे का निर्माण किया गया मिट्टी के, और फिर उस पर जो है लकड़ी के बुरादे और फेविकोल मिक्स करके मुखौटे बनाए। और इस मुखौटे का आकार भी काफ़ी बढ़ाया, इसे बांधने का तरीका अन्य मुखौटों से भिन्न रखा गया और तरह तरह के मुखौटे। और उसकी कोशिश की कि मुखौटा हल्का रहे, पतली परत रहे इसकी। और इसके लिए जो है मुखौटे का जो सांचा भी है वो उस मुखौटे की शक्ल का ही बनाया गया, ताकि पूरे मुखौटे की जो है उसकी परत जो है वो बराबर रहे। क्योंकि मुखौटा भारी, अगर बड़ा बनेगा तो भारी भी बनेगा, तो कोशिश यही रही है कि मुखौटा हल्का बने और नृत्य करने में जिससे जो है आसानी रहे। हम ये देख रहे हैं जो आपने ये मुखौटे बनाए हैं ये काफ़ी भयानक दिखने में लग रहे हैं, और जो आपके परिधान होंगे जो आपने बनाए हैं वो भी शायद इसी तरह के परिधान होंगे। हमारी कोशिश यही रही है कि मुखौटे थोड़े भयानक बने, क्योंकि ये डगेड़ी के मुखौटे हैं। और इससे बनाते हुए हमने महसूस कर लिया था कि वाकई मुखौटे भयानक बन रहे हैं। और इनके निर्माण के लिए हमने कहीं से आइडिया नहीं लिया, मतलब विचार करके और अपने मुख की आकृति को बिगाड़ करके, शीशा देख करके अपने मुख की आकृति बिगाड़ना और जीभ बाहर निकाल करके, मुंह टेढ़ा करके, फिर उसकी एक मन में शक्ल बना करके उसके मुताबिक सांचा तैयार करके फिर मुखौटा बनाया है। और मुखौटे वाकई भयानक बने हैं। जब हम बनाने के बाद हमने देखा तो वाकई हमें भी डर लगने लगा।
तो बात आप कह रहे हैं कि परिधान किस तरह की इसके लिए बनाए गए, वो भयानक थे। तो सुना है डिगड़ी के बारे में दंत कथाओं में, भाई डिगाड़ी जो है वो नग्न नृत्य करती थी। जी। मैंने स्वयं तो देखा नहीं है, हमने जिन लोगों ने देखा है उनसे हमने पता किया। परंतु अब बात आती है मंचीय प्रदर्शन की, तो मंच पर तो नग्न होकर के नृत्य नहीं किया जा सकता, मात्र मुखौटा पहन करके। क्योंकि मुखौटा भी इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अपनी शक्ल बिगाड़ती थी, भयानक उनका रूप होता था, इसलिए हमने वहाँ मुखौटा पहन लिया। और जो पोशाकें जो है उसके लिए जो कई विद्वानों ने कहा भाई आप सर्पाकार की लड़ियों का इस्तेमाल करो, और इसके लिए आप इस तरह का रॉ मटेरियल लाओ जो लगे भाई चलो कुछ कहीं पर तो हमारी पारंपरिकता के आधार पर वो उपयुक्तता हो। तो इसके लिए हमने कपड़ों की लिए और लड़ियाँ इस तरह का हमने इसके लिए प्रयोग किया, ड्रेस बनाने के लिए, इसकी पोशाकें बनाने के लिए। और अभी भी इसकी पोशाकें पूरी तरह से नहीं बन पाई है। और जब ये मुखौटे पहन करके हमने ट्रायल के लिए एक आदमी को उसको पहनाया, कलाकार को पहनाया, तो जब ये मुखौटा पहनाया गया उसको उसमें बाल लगाए गए, तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं खुद भी संग रह गया और मुझे लगा कि ये नृत्य बहुत ज़्यादा भयानक बन चुका है। और ऐसा ना हो कि इस नृत्य को देख करके बच्चे बेहोश हो जाएं, या नज़दीक अगर ये इस मुखौटा पहन करके, इसी ड्रेस पहन करके हमारे कलाकार जाएंगे तो दर्शक इससे डर सकते हैं, किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो कई बार हमें देखने मिला कलाकार स्वयं अपने मुखौटे जो हमने बनाए हैं उसको देख करके डर गए। तो शायद ये तो मानते हैं कि डिगेड़ी है और ये बुरी शक्तियाँ समाज में होती हैं, और शायद उनका भी प्रभाव होगा आदमी पर, एक जो नहीं देख सकते ऐसा प्रभाव उनका पड़ा होगा। तो हमारी स्थानीय देवता से भी हमने अरदास की है कि हम ये परंपरा जो है, देव कारदारों से भी बात हुई कि इस नृत्य स्वांग को हम इसलिए प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इसके पीछे देव आस्था और देव कृपा बहुत रही है, और हम यही दिखाना चाहते हैं कि देव कृपा से जो है आज इस तरह के जो की डंकनियाँ है वो आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब से खैर दर्शकों के सामने भी नृत्य प्रस्तुत किया गया, तो ऐसा कुछ हमें कहीं इसका हमें परिणाम नहीं मिला है, कहीं ऐसा हमें इसका लगा नहीं है कि लोग इससे अधिक डरे हैं। शायद ये भी देव कृपा होगी। तो इस नृत्य को तैयार किया गया और इसका एक्सपेरिमेंटल शो किए गए ताकि लोगों की इसके प्रति क्या इसके लोग राय हैं और परिधानों में क्या सुधार करना है। तो लोगों ने इस नृत्य को बहुत सराहा है, और अभी भी इस नृत्य के परिधानों में मैं और ज़्यादा सुधार करूंगा। अभी आने वाले समय में मेरा इस पर पूरा फोकस है। आप अपने युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज का युवा वर्ग जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए? ये बात तो आपकी सही है कि आज का युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहा है, परंतु अगर हम देखें तो हमारी संस्कृति, लोक संस्कृति जो है एक उसमें अथाह खजाना है। शायद हमारा युवा इसे नहीं पहचान पा रहा है, और जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल तरह तरह के खाने खजाने बाजार में हैं, इसी तरह जो हमारे पारंपरिक खान पान हैं, पौष्टिक होते थे, प्योर थे, उनको लोगों ने छोड़ दिया, आज उन्हें बीमारियों ने घेर लिया। इसी तरह की बीमारी आने वाले समय में हमारी लोक संस्कृति में आएगी, हमारी परंपराएं खत्म हो जाएगी। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं एक साधारण सा कलाकार हूँ और मंचीय प्रस्तुति से जुड़ा रहा, आवश्यकता के साथ साथ मुखौटा निर्माण, परिधान निर्माण का कार्य किया, और मुझे ये पता नहीं था कि ये जो आवश्यकता के लिए काम मैंने किया, ये इसमें मेरी कितनी ज़्यादा रुचि बढ़ जाएगी और इसका क्या परिणाम होगा। इस तरह की नृत्य विधाएं जो है इसको संवारने में इसका एक विशेष स्थान रहेगा, और हमारे आज के जो युवा कारीगर हैं उनका भी इसमें कम रुझान है, परंतु मैं उनके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि भले ही हम अन्य कास्ट कला करें, अन्य काम करें, परंतु
मुखौटा निर्माण भी एक बहुत अहम काम है। जी। अगर इसको भी हम पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से करते हैं, और आज के समय में जब कई प्रकार के हमारे पास सुविधाएं हैं, औजार हैं, तरह तरह के औजार हैं, तो जितना प्रसिद्धि जो है, जितना नाम काष्ठकला से कमा सकते हैं, मुखौटा भी कम क्षेत्र नहीं है। जी। तो मेरा युवाओं से यही विनती रहेगी कि अपनी संस्कृति की ओर आएँ, उसमें नज़र डालें। पाश्चात्य संस्कृति, ये कहते हैं 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, क्योंकि हम जो है विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं और विदेशी लोग हमारी संस्कृति को देख रहे हैं कि इसमें कितना खजाना छिपा है। तो हमें भी अपनी संस्कृति को पहचानना है।